हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का चैप्टर 30 जो बेस्ड है रेफरेंस और रिवीजन के ऊपर। दो सेक्शन 395 और 396 रेफरेंस पे बेस्ड है और बाकी सभी सेक्शन रिवीजन के ऊपर बेस्ड है। रेफरेंस और रिवीजन से पहले हमारे पास अपील के भी प्रोविजन है जो इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद हम पढ़ेंगे। ऑल्दो हमें अपील के प्रोविजन पहले स्टार्ट करने चाहिए थे, आई नो दैट, बट पहले हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू अपील वाला। तो अभी हम पढ़ लेते हैं 395 और 396 क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, इजी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आपके प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा, जहां पर सीधा सीधा पूछा जा सकता है रेफरेंस का सेक्शन 395 और मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस रिवीजन में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेफरेंस की जब बात करूं तो मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको पहले रेफरेंस का मीनिंग क्लियर करती हूँ कि रेफरेंस माने क्या होता है, और एक एग्जाम्पल से आप कोरिलेट कर लेंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि रेफरेंस होता क्या है। देखिए, जब रेफरेंस की बात करते हैं तो हम पढ़ते होते थे छोटे होते, जब हम पोएम या फिर प्रोज की एक्सप्लेनेशन लिखते थे तो रेफरेंस भी एक वर्ड लिखते थे, रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखते थे। तो रेफरेंस में हम क्या लिखते थे कि ये पोएम या ये जो प्रोज है ये किसने लिखी है, और पहली बात है राइटर या पोइट उनके बारे में लिखते हैं, और चैप्टर या फिर जो पोएम होती थी उनका नाम लिखते हैं। बेसिकली हम इंफॉर्मेशन बताते हैं उस पैराग्राफ और या फिर उस पोएम की, ठीक है, यही होता है रेफरेंस। फिर दूसरा मीनिंग देखिए, जब आप रेफरेंस की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर जब दिया जाता है उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए कई बार कई कंपनीज या कोई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, नीचे एक कॉलम लिखा रहता है रेफरेंस। तो रेफरेंस में कुछ लोगों के नाम लिखने के लिए बोल देते हैं, अगर कहते हैं इफ एनी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और कई बार मैंडेटरी हो जाता है कि रेफरेंस देने ही होते हैं दो, ऐसा भी होता है कई एप्लीकेशन फॉर्म में। तो वहां पर दो लोगों के नाम आप लोग लिख के भेजते हैं, या मैं भी लिखा था, हम सब लिख के भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है रेफरेंस का मतलब, क्या मतलब वो ये देखते हैं कि इनकी जान पहचान किनसे है, नहीं। रेफरेंस का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर फर्दर इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होगी हमारे बारे में तो वो कहाँ से मिलेगी उन्हें, ये मतलब होता है रेफरेंस का, ठीक है। अब उसी तरीके से हमने पोएम और प्रोज में पढ़ा था, फर्दर इंफॉर्मेशन बताई थी उसके बारे में, इस तरीके से यहाँ पर अपने सीए में भी बात करी हमने, एप्लीकेशन फॉर्म में भी बात करी। अब फिर एक और बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो कि एकदम ये वाले रेफरेंस को आपको समझा देगा, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अजीब है, खुदा ना खास्ता ऐसा किसी के साथ हो, बट लाइफ है, कुछ भी किसी के साथ कभी भी हो सकता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, उसके मतलब उसने देखा किसी को चोट लगी है, तो वो जो आसपास अवेलेबल डॉक्टर थे उनके पास फटाफट से लेके गए। तो उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग तो कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो ड्रेसिंग की शुरू की और मतलब देखा कि केस सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने बोला यहाँ नहीं होगा, हमारे पास पूरे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर हमारे इतना बड़ा क्लिनिक नहीं है, आप कहीं बड़े क्लिनिक पे ले जाइए, आपको हम वहां रेफर कर देते हैं। क्या वर्ड यूज किया, रेफर कर देते हैं। केस तो उनके पास आया था, वहां पर भी केस ही तो होते हैं, केस तो उनके पास आया था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इट्स बेटर कि वहां पर ही भेजा जाए जो कि हमारे से बड़ा क्लिनिक है, तो वहां पर रेफर कर दिया गया। समझ आई बात। जब एक कोर्ट के पास केस आ गया, किस कोर्ट के पास जाएगा, जिनके की जुरिस्डिक्शन में होगा। केस आने के बाद जब केस का जिस भी एक्ट से रिलेटेड है, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, रेगुलेशन से रिलेटेड है, किसी भी मुद्दे से रिलेटेड है, और उस मुद्दे की बात करें, जो फैक्ट की बात करते हैं या फिर लॉ की, इसका भी ध्यान रखना, जब लॉ की मुद्दे की बात होती है, लॉ कैसे, कोई एक्ट से रिलेटेड आया कोई मुद्दा, या किसी भी से फॉर इंस्टेंस किसी रेगुलेशन से रिलेटेड है या ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, और उसमें कोई ऐसी बात है जो ऑनरेबल जज जो है वहां पर उस चीज को वो लग रहा है उन्हें कि इनवैलिड सी है, ठीक बात नहीं है, और अगर इसको प्रैक्टिकली हम करेंगे एप्लीकेबल तो वो भी ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अभी केस उनके सामने है तो क्या करेंगे, उसको रेफर कर देंगे। अब यहाँ पर हमने बोला वो तो जो डॉक्टर है वो तो किसी बड़े डॉक्टर को आसपास जो अवेलेबल होंगे वहां भेज देंगे, लेकिन यहाँ पर इतना फर्क आ जाता है हमारे कानून में कि वहां सिर्फ हाईकोर्ट के पास जाता है।
कहाँ जाता है, हाई कोर्ट के पास जाता है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से किसी ने उस कानून के ऊपर, उस एक्ट के ऊपर कोई भी अगर अभिव्यक्ति नहीं दी होती, कोई बात नहीं दी होती, उस चीज के बारे में क्लियर कुछ नहीं बताया होता, तो फिर जो कोर्ट होती है जिनके सामने प्रॉब्लम आ रही है वो हाई कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेज देते हैं। समझ आ गई ना बात? बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। रेफरेंस कहाँ जाएगा? हमेशा हाई कोर्ट में जाएगा। और इसको हम ऐसे नहीं भूलेंगे क्योंकि 395 का टाइटल ही यही है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। और रेफरेंस का क्या मतलब हुआ? जब एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन कोई इस तरीके का है जो कि जो कोर्ट है जिनके सामने आया उनको लगता है, वो सेटिस्फाइड है, वो उनकी ओपिनियन में है कि ये जो है इनऑपरेटिव है, बात है, इनवैलिड बात है, तो वो क्या करेंगे? फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, रेफरेंस का मतलब फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए क्या करेंगे? हाई कोर्ट के पास उस चीज को भेज देंगे। और यहाँ पर जब तक उनके पास केस पेंडिंग है तब तक ही होगा। अगर केस का उन्होंने डिस्पोजल कर दिया, केस के ऊपर डिसीजन दे दिया, फिर उसके बारे में रेफरेंस देने की बात नहीं उठती। जैसे कि अगर अपॉइंटमेंट करने से पहले नहीं किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, बाद में निकाल रहे हैं, तो भाई 1 महीने बाद निकालो, 2 महीने बाद निकालो, अब तो वो आपका एम्प्लॉय हो ही गया ना, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लिखा जाएगा ना आपके यहाँ काम करता है। तो आप पहले इंफॉर्मेशन निकाली जाती है किसी को भी अपने पास काम में रखने से पहले, ये तो आपको सबको पता है। तो रेफरेंस का मतलब यही चीज का है कि जब हम डिसीजन दें उससे पहले ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाए कि ये ठीक भी बात है कि नहीं, क्लियरिटी जो है उसको एकदम से देखी जाए। अब पूरा पूरा एक्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क या प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि कोई बात लिखी गई, कोई अमेंडमेंट हुआ, से फॉर इंस्टेंस आईपीसी में कोई अमेंडमेंट होता है और उस अमेंडमेंट में कुछ ऐसा आता है, पहली बार उस चीज से रिलेटेड कोई केस सामने आ जाता है, जिन कोर्ट के सामने आता है, यहाँ ध्यान रखना कौन सी कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो सकती है। यहाँ पर कोई कोर्ट मेंशन नहीं की कि इन्हीं कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो सकती है। उनके पास जब आता है उस एक्ट से नया हमने कहा अमेंडमेंट हुआ, उससे रिलेटेड कोई बात आ जाती है। अब उस केस में क्या होगा? जो कोई बात सामने निकल करके आई, जो नया अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही और जो जज है उन्हें भी लग रहा है कि हाँ जो है ये अजीब सी बात है कुछ, और इससे पहले कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, इससे रिलेटेड केस हो जो उसमें देख सके, तो क्या किया उन्होंने? फर्दर हाई कोर्ट के पास उस चीज को भेज दिया, रेफरेंस किया फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो सब सेक्शन 1 सेक्शन 395 का यही कहता है, वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ए केस पेंडिंग बिफोर इट, बहुत ही क्लियर भाषा में लिखा हुआ है, दैट ए केस पेंडिंग बिफोर इट, जो केस इनके सामने है वो भी पेंडिंग है। यहाँ पर ध्यान रखना, केस को उन्होंने डिस्पोज नहीं किया, उसमें किस तरीके का कोई क्वेश्चन है जो कि किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन की वैलिडिटी के बारे में एक क्वेश्चन मार्क बनता है, या फिर उसके किसी प्रोविजन के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, जिसका निश्चित होना कि ये कहना क्या चाह रहा है बहुत जरूरी है। केस के डिस्पोजल के लिए उसके बिना केस डिसाइड नहीं होगा और वो उनकी ओपिनियन में, इन कोर्ट की ओपिनियन में क्या है? इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, यही वाला प्रोविजन या एक्ट या रेगुलेशन। तो वो क्या करेंगे? वो हाई कोर्ट के पास भेजेंगे। किस कंडीशन में भेजेंगे? जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि भी इनऑपरेटिव है या इनवैलिड है, जब उनकी तरफ से कोई कदम अभी तक नहीं उठाया हुआ है, सीधे सीधे अभी कोर्ट के सामने से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, उसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? हाई कोर्ट के पास भेज देंगे। सब सेक्शन 1 ये कहता है। फिर सब सेक्शन 2 क्या कहता है? यहाँ पर बात हुई है सिर्फ 2 कोर्ट की, कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। यहाँ पर सभी कोर्ट की बात हुई है, यहाँ पर 2 कोर्ट की बात हुई, कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात हुई है। और यहाँ ये कहा है कि जब सब सेक्शन 1 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, मतलब ये एक्ट रेगुलेशन वाली बात नहीं है बल्कि कोई और क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो उस केस में भी कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होंगी वो हाई कोर्ट के पास रेफरेंस के लिए भेज देंगे। वो लॉ जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको भेज देंगे कहाँ? हाई कोर्ट के पास रेफरेंस के लिए। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर होगा, मतलब जब हम ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि पता नहीं चल पा रहा क्या कहना चाह रहा है, तो वो लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, किसी कानून से रिलेटेड होना चाहिए, किसी फैक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फिर सब सेक्शन 3 कहते हैं कि जब तक पेंडिंग रहेगा, जब तक वो हाई कोर्ट ने अभी तक उसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं दी, इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो क्या होगा उस केस का? केस तो पेंडिंग है ना, तो उस केस में जो एक्यूज होगा उसको जो कोर्ट होंगी, ये वाली कोर्ट जिनके पास मुकदमा चल रहा है, वो या तो उसको जेल में भेज देंगे
ठीक है, या फिर उसको बेल पे रिलीज कर देंगे और इस शर्त के साथ में कि जब भी उसको बुलाया जाएगा एक्यूज को, वो कोर्ट के सामने हाजिर होगा। तो ये 3 सबसेक्शन है और बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसेक्शन 1 के बाद एक्सप्लेनेशन भी ऐड की गई और इस एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि जो वर्ड रेगुलेशन है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, वो रेगुलेशन है। और अगर स्टेट में जनरल क्लॉजेस एक्ट है उसके बारे में रेगुलेशन की यहाँ बात हो रही है। फिर सेक्शन 396 की बात करें, डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। ये भी बहुत इजी है। सेक्शन 396 कहता है कि जब हाई कोर्ट जब के पास कोई रेफरेंस के लिए सेक्शन 395 में कोई भी केस गया, हम बात करें कोई भी एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन है, उसको कोई प्रोविजन गया या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ गया है, तो जब तक कि वो पेंडिंग में है, जब तक कि वो हाई कोर्ट के पास पेंडिंग में है, तब तक हमने बात करी थी ऐसा होगा। तो जब हाई कोर्ट जो होंगे उसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे, सेक्शन 396 का सबसेक्शन 1 कहता है जब हाई कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे तो डिसीजन लेने के बाद में वो उसकी कॉपी, जिन कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछा था, क्लैरिटी पूछी थी, रेफरेंस किया था, जिन कोर्ट ने उन्हें रेफर किया था इस चीज के एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन या क्वेश्चन ऑफ लॉ को, उन कोर्ट के पास अपने डिसीजन की कॉपी भेजेंगे और फिर जो कोर्ट है जिनको वो डिसीजन की कॉपी मिली है उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हुए केस को डिसाइड करेंगे। सबसेक्शन 2 सेक्शन 396 का कहता है हाई कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकते हैं, मे डिसाइड कि जो रेफरेंस की जो कॉस्ट बियर करनी पड़ी है उसका जो कॉस्ट अल्टीमेटली कौन उसको पे करेगा वो भी हाई कोर्ट जो है डिसाइड कर सकते हैं। मे डिसाइड है, शैल डिसाइड नहीं, मे डिसाइड है। तो सेक्शन 396 बहुत क्लियर है। सबसेक्शन 1 396 कहता है कि जब हाई कोर्ट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है जिनके पास आया है रेफरेंस के लिए और एक्ट ऑर्डिनेंस या फिर हम बात करें रेगुलेशन या कोई प्रोविजन, उसके ऊपर जब कोई डिसीजन बना देंगे तो उसकी कॉपी कोर्ट के पास भेजेंगे जिन्होंने क्वेश्चन किया था और फिर वो कोर्ट उसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन वो उसको केस को डिस्पोज करेंगे। और सबसेक्शन 2 रेफरेंस की कॉस्ट के बारे में बताता है कि हाई कोर्ट उसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पे करेगा। 395 और 396 क्लियर हो। एक बात जो रेगुलेशन के बारे में कहनी है, मैंने कहा आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में जो डिफाइन किया गया है वही रेगुलेशन की बात यहाँ पर है। एक्सप्लेनेशन यही कहती है सबसेक्शन 1 की। तो वहां पर क्या डिफाइन किया गया है, वहां पर बताया गया है कि रेगुलेशन जो कि प्रेसिडेंट पास करेंगे आर्टिकल 240 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसके साथ साथ इसमें आर्टिकल 243 के अंदर जो पास होगा वो भी रेगुलेशन में काउंट किया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जनरल हमने बात की थी जनरल क्लॉजेस एक्ट में रेगुलेशन के बारे में बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1870 के अकॉर्डिंग या फिर 1915 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो भी रेगुलेशन पास किए जाते हैं वो इसके अंदर सब आ जाएंगे। ये सब बात कही गई है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में। तो ये भी क्लियर हुआ। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ये तो देखो हमारे यहाँ की से तो कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात हो गई, इसलिए मुझे कई बार ये चीजें स्किप करनी पड़ती हैं। मुझसे आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कई चीजें मैं डिफाइन क्यों नहीं करती हूँ, वो इसी वजह से नहीं करती क्योंकि कई बार ना वो अननेसेसरी चीजें होती हैं तो वो अननेसेसरीली उसको लेंथी बना देती हैं चीजों को, तो इस चीज को मैं अवॉइड कर देती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि हाँ हर चीज बतानी चाहिए तो ठीक है, नो इशू, जहां तक पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो करूँ। तो सबसेक्शन 1 हो गया, सबसेक्शन 2 हो गया, सबसेक्शन 3 भी आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने बहुत इजीली कोशिश की समझाने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आई एम रियली वेरी सॉरी, और आगे से कोशिश करूंगी वीडियो को और अच्छा बनाने की। थैंक यू सो मच।